नमस्कार सभी बच्चों को। बेटा आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने ACL एम्पियर सेक्युलर लॉ स्टार्ट कर लिया था, ठीक है ना। फॉर्मूले की खूबसूरती क्या निकल के आई थी साहब, जो जन्नत है फॉर्मूले की सर, B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले के अंदर जो B है, फॉर्मूले के अंदर जो B है वो सिस्टम के दिए गए सभी करंट कैरिंग वायर्स की वजह से होता है। जो आंसर निकल करके आएगा B, वो सिस्टम में जितने वायर दे रखे होंगे सभी वजह से निकलेगा। लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करते समय जो आई इन लिया जाता है, आई नेट लिया जाता है, वो सिर्फ वही करंट कंसीडर करना होता है जो एम्पीयर लूप के अंदर है, जो एम्पीयर लूप के अंदर है। आज हम इसकी एक एप्लीकेशन कवर करेंगे बेटे, सोलेनॉइड। और जब ये लॉ ACL इस सोलेनॉइड के अंदर अप्लाई होगा, जब आप उसको जन्नत समझ में आएगी। इसकी एक जन्नत तो आपको कल समझ में आ गई थी जब हम लोगों ने MFI कैलकुलेट करी थी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की। इस चैप्टर के जो पहली क्लास है उसके अंदर हम लोगों ने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कवर किया था और बायोट-सावर्ट लॉ से कवर किया था। उस डेरिवेशन में और कल के डेरिवेशन में अंतर देख लो साहब, जमीन आसमान का अंतर है, 1.5 पेज का अंतर है, 3 लाइन का, और 1.5 पेज का डेरिवेशन है, 3 लाइन का डेरिवेशन था, ये अंतर था। तो ACL सिलेबस में क्यों पढ़ा गया, जैसे कि हम लोग कुछ बॉडीज़ की MFI आसानी से कैलकुलेट कर सकें। बच्चा बोला सिलेबस में कौन कौन सी बॉडी है जो इसे कवर करनी है साहब, 3 ही बॉडी टोटल सिलेबस में। आपको MFI लॉन्ग स्ट्रेट वायर की पढ़नी है, आपको सोलेनॉइड की पढ़नी है, आपको टॉरॉइड की पढ़नी है, टोटली 3 बॉडी की पढ़नी है, सही है ना। और सोलेनॉइड का एक छोटा रूप, जैसे सोलेनॉइड होता है लार्ज नंबर ऑफ टन्स, 1 टन की बात करें तो वो कॉइल कहलाती है, वो रिंग कहलाती है। तो सोलेनॉइड का एक छोटा सा फॉर्मेट रिंग है, तो कुल मिला के 4 बॉडी हो गई, ठीक है, पूरे सिलेबस के अंदर। लॉन्ग वायर, रिंग, सोलेनॉइड, टॉरॉइड, लॉन्ग वायर, रिंग, सोलेनॉइड और टॉरॉइड। जब लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग्स एक दूसरे के नज़दीक रख दी जाती है ना बेटे, वो सोलेनॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है? सोलेनॉइड, ठीक है। तो आ जाओ स्टार्ट कर दें। तो आज एक बॉडी कवर कर देंगे, सोलेनॉइड, टॉरॉइड करेंगे अगली क्लास में। पहला सवाल साहब, सोलेनॉइड कहते किसे हैं, सोलेनॉइड होता क्या है? देखो बेटे, डेफिनेशन वाइज तो आप यहाँ से नोट कर लो। एम्पियर साहब ने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था सोलेनॉइड का, ठीक है ना। सोलेनॉइड कुछ नहीं होता बेटे, एक तार लो, इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड का मतलब होता है कि जैसे ये वायर है कोई, ठीक है, आप इसको स्प्रिंग की फॉर्म में लपेटते चले जाओ, स्प्रिंग की फॉर्म में। एक कोर ले लो, मेटालिक कोर, ये ले लो, ये कोर है, कोई रॉड है, मान लो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सॉफ्ट आयरन की रॉड है, इसके ऊपर तार लो, लपेटते चले जाओ साहब, तार लो और लपेटते जाओ। जब हम लोग लपेटते हैं तो हम तो ऐसे लपेट देते हैं जैसे वो क्या नाम है, चक्री के अंदर मांझा, पतंग का जो मांझा होता है लपेट देते हैं ना, हम लोग ऐसे लपेटते हैं। लेकिन जब साहब कंपनी लपेट के देती है तो इतने प्यारे तरीके से लपेटती है, दूर से देखो तो ये पता नहीं चलेगा कि तार है, ऐसा लगेगा रॉड है। ये अंतर आता है हमारे अंदर और कंपनी के अंदर, मतलब मशीन जब लपेटती है। तो ये सोलेनॉइड है। क्या है ये? सोलेनॉइड है, ठीक है बेटे। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। जो इसके अंदर आपको होल दिखाई देता है, इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो सोलेनॉइड एक डिवाइस है हमारी लैब के अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है बेटे। अब इसकी क्या नाम है, कैसे फील्ड जनरेट करता है, कितनी जनरेट करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो एक ये सॉफ्ट आयरन की रॉड ली, इसके ऊपर तार लपेट दिए, वो सोलेनॉइड बन जाता है, ठीक है। अभी आप इस रॉड को हटाओ, इस चीज़ को देखो, ये सोलेनॉइड है साहब, ये क्या है? ये सोलेनॉइड है, ठीक है ना। देखो, एक चीज़ होती है कॉइल और एक होती है सोलेनॉइड बेटे। एक डिफरेंस होता है कॉइल में और सोलेनॉइड में। कॉइल किसे कहते हैं? आप तार को लो, तार लो और एक ही जगह डायमीटर ज़्यादा लेके और एक जगह लपेटते चले जाओ, एक ही जगह, तो ये तो बन जाती है कॉइल। जब डायमीटर बहुत ज़्यादा हो, आपने तार लिया और एक ही जगह लपेटते चले गए साहब, ये है कॉइल। और साहब अगर डायमीटर बहुत लेंथ ज़्यादा हो जाती है और डायमीटर बहुत कम हो जाता है उसके रेस्पेक्ट में, तो ये कहलाता है सोलेनॉइड, सही है। बस ये हल्का सा डिफरेंस होता है कॉइल में और सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। कॉइल के अंदर डायमीटर ज़्यादा होता है, लेंथ कम होती है। हाँ, हम लोग कभी कभी इसको भी कॉइल कह देते हैं, एक अलग बात है,
लेकिन सोलेनॉइड के अंदर बेटे लेंथ डायमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ये कंडीशन कंपलसरी है, ये कंडीशन कंपलसरी है। ठीक है बेटे, तो इस चीज़ को सोलेनॉइड कहते हैं। जब करंट चलता है ना सोलेनॉइड के अंदर, तो ईच एंड एवरी टर्न, हर एक टर्न के अंदर अपना इंडिविजुअल करंट होता है, हर एक टर्न के अंदर अपना करंट। इंसुलेटेड वायर होता है, अगर तुम इसको कॉन्टैक्ट में भी ले आओगे ना ऐसे, ठीक है, तो भी एक वायर का अपना इंडिविजुअल करंट होता है। बच्चा बोला सर एक के साथ एक है क्या, एक के ऊपर एक चल सकता है? हाँ चला है, उसमें क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुमने 100 टन लपेट दिए, लपेट दिए 100 इसके ऊपर फिर लपेट दो, 100 उसके ऊपर फिर लपेट दो, तो सही है ना। ये मत सोचना कि एक ही लेयर होती है, नहीं, कितनी भी लेयर बनाई जाए सब, नंबर ऑफ टन्स जो है सोलेनॉइड के बढ़ते चले जाएंगे। नंबर ऑफ टन्स बढ़ेंगे तो फील्ड भी हैवी जनरेट करेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले तो बेटे इसकी डेफिनेशन नोट कर दे आराम से कि साहब सोलेनॉइड कहते किसे हैं। सही है, सोलेनॉइड कुछ नहीं होता, इंसुलेटेड वायर का एक हेलिकल वाइंडिंग होती है ये। ठीक है, ये उसकी फिगर रहेगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी बातें आप जानते हैं, ये 10th में पढ़ा हुआ आपने वैसे। ठीक है बेटे, अब इसके अंदर जो मेन कंसेप्ट है हम उस पर आते हैं बेटे। मेन पहली बात तो लैब के अंदर इस सोलेनॉइड का काम क्या है, हम लोग सोलेनॉइड का क्या यूज करते हैं। देखो, सोलेनॉइड एक इकलौता ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी जाती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मेरी बात को ध्यान से समझना। इधर देखो, अगर बात करते हैं ना बेटे आइडियल सोलेनॉइड की, आइडियल, तो आइडियल सोलेनॉइड की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। आइडियल सोलेनॉइड की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और जो नॉर्मल सोलेनॉइड हम लोग लैब के अंदर यूज़ करते हैं उसकी लेंथ कुछ फाइनाइट होती है। तो अगर मैं आइडियल सोलेनॉइड का कंसेप्ट तुझे बताता हूँ, आइडियल सोलेनॉइड, तो आइडियल सोलेनॉइड जैसे मान लो बेटे ये कोई सोलेनॉइड, देखो हम सोलेनॉइड को ना इस हिसाब से दिखा देते हैं बेटे, क्यों बार बार ये फिगर बनाएंगे जो अभी आपने देखी थी वो टफ कर दी, ये सोलेनॉइड दिखा देते हैं। इसका मतलब सुनो क्या है, इसका मतलब ये है, देखो ये चीज़ रिप्रेजेंटेशन है, ये सोलेनॉइड है। आप कैंची लो, इसके ऊपर से इस हिसाब से इस कैंची से लेके, कैंची को लेकर ऊपर से काट दो और नीचे से काट दो। जब आप ऊपर से और नीचे से काटोगे तो ये चीज़ दिखाई देगी आपको, ठीक है ना। इस एक टन ऐसा दिखाई देगा आधा, इस हिसाब से ऊपर यहाँ एक डॉट दिखाई देगा, एक चीज़ ये दिखाई देगी। तो हम लोग बार बार ये इस हिसाब से नहीं बनाते, हम लोग डॉट को इन दोनों डॉट को अलग अलग दिखा देते हैं। कहने का मतलब एक ऊपर वाले डॉट ये दिखा दिए, ये वायर्स हैं जो कटे हैं, ऐसे ही यहाँ दिखा दिए। ये मतलब ये अपनी सहूलियत के लिए एक प्रकार शॉर्ट फॉर्म है साहब, ठीक है, सोलेनॉइड की। अच्छा, आइडियल सोलेनॉइड का कंसेप्ट क्या होता है? आइडियल सोलेनॉइड उसे कहते हैं बेटे जिसके अंदर फील्ड जब जनरेट हो तो यूनिफॉर्म जनरेट हो, मतलब ये कंसेप्ट होता है आइडियल सोलेनॉइड का। इसकी कोर के अंदर जो फील्ड जनरेट होती है वो यूनिफॉर्म होती है। दिस इज आइडियल सोलेनॉइड। एक बच्चा बोला सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसे जनरेट कैसे करती? देखो, बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकती। 10th में हम लोग पढ़ कर के आते हैं, बार मैग्नेट के अंदर ये कहानी होती है, नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, फील्ड लाइन्स इधर से निकल करके ऐसे आती हैं साहब, ये फील्ड लाइन्स आती हैं अंदर ऐसे आ जाती हैं, तो ये यूनिफॉर्म तो कभी जनरेट कर ही नहीं सकता। तो यूनिफॉर्म किससे जनरेट कराई जाती है? सोलेनॉइड से। और कौन सा सोलेनॉइड? आइडियल। लेकिन तुम जानते हो आइडियल सोलेनॉइड बनाना पॉसिबल नहीं होता। आइडियल तो भगवान राम के अलावा धरती पे कुछ आया नहीं साहब, ठीक है ना। तो ये कन्वेंशन है, ये क्या है? कन्वेंशन है। ऐसा आइडियल सोलेनॉइड हम इसको किसी हद तक बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब मैं पहले ना तुमको बेटे एक नॉर्मल सोलेनॉइड का कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है, कि सोलेनॉइड के अंदर बेसिकली होता क्या है। तो ये वायर्स हो गए सोलेनॉइड के, ये क्या हैं? ये वायर्स हैं। आपको ऊपर मैंने डॉट दिखा दिया, नीचे भी डॉट दिखाया, इसको अलग से दिखा देता हूँ। ये डॉट की फॉर्म में मैं दिखा देता हूँ। डॉट का मतलब समझना बेटे है क्या, ये वाले डॉट हैं, ये वायर्स हैं, ठीक है ना, वायर हैं ये, और ऐसे ही से नीचे रहे होंगे ये। अब इनके अंदर जब करंट चलता है, जैसे आपने इस चीज़ को देखा, ये है,
तो करंट चल करके गया होगा, मान लो ऐसे चल करके गया ये करंट, तो करंट इसमें बाहर की तरफ आता, आप इस एलिमेंट को देखते हो, तो अंगूठा बाहर करूंगा तो क्या फील्ड लाइंस इस जगह पे ऐसे राउंड ले रही होगी? हाँ। अगले के लिए सर इसके लिए भी होंगी, अगले के लिए सर इसके लिए भी, मतलब हर एलिमेंट के लिए फील्ड लाइंस ऐसे। हाँ, अब मैं उन फील्ड लाइंस को आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे इसकी फील्ड लाइन आप दिखाओगे तो एक फील्ड लाइन ये हो गई साहब, सभी की अपनी अपनी एक, सभी की फील्ड लाइन्स हैं ये बात समझ में आई? ये फील्ड लाइन है, ठीक है सर। अगली फील्ड लाइन बना, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ये इसकी फील्ड लाइन हो गई सर, इसकी फील्ड लाइन हो गई। अब आप एक बात को समझना बेटे कि दो फील्ड लाइन कभी भी ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, कंसेप्ट को पकड़ना। ये फील्ड लाइन्स मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है सर। अब मैं तीसरी फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा तो कॉमन सेंस है इनकी, ये लाइन इससे इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन इससे इंटरसेक्ट कर जाएगी, ड्रॉ करूंगा तो। और तू ध्यान से देख, जो नज़दीक वाली ये लाइन्स है ना, इसकी देख डायरेक्शन ऊपर है, इसके नीचे है, इसके ऊपर है, इसके नीचे है, इसके ऊपर है, इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके नीचे। तो होता क्या है कि जब अगली फील्ड लाइन को देखा जाता है, अगली फील्ड लाइन को, तो ये सारी की सारी फील्ड लाइन्स बेटे इकट्ठा होकर के एक ही लाइन जनरेट कर देती हैं, एक ही लाइन बना देती हैं, ये कुछ ऐसे। जो कंसेप्ट है उसे पकड़ना। जो छोटे छोटे सर्कल थे वो पहले तो छोटे छोटे सर्कल बने, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर वो कंबाइंड होकर के सिंगल सर्कल बन गया, वो सिंगल लाइन बन गई। जब तू इसके और अगली फील्ड लाइन को ड्रॉ करेगा, अगली फील्ड लाइन को, तो तुझे महसूस होगा कि ये फिर एक लाइन, ये सभी मिल करके लगभग एक लाइन ये बना दी। बच्चा बोला सर इसमें और इस लाइन में अंतर क्या है? अंतर है भाई, वो देख मैंने उसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा स्ट्रेट दिखाई है, ज़्यादा स्ट्रेट, ज़्यादा सीधी दिखाई है। और जब उसके आगे की लाइंस बनेंगी ना बेटे, और आगे की लाइंस, तो उसके रेस्पेक्ट में वो और एकदम सीधी हो जाती है, एकदम स्ट्रेट ये, और फिर ऐसे घूम करके वापस आती है। और अंदर जाएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी हो जाएंगी। ये जो कहानी मैंने तुझे ऊपर समझाई, यही कहानी नीचे चल रही होगी यहाँ। बच्चा बोला समझाना क्या चाहते हो? जो मैं समझाना चाहता हूँ कंसेप्ट को पकड़ना। वास्तव में रियलिटी में होता क्या है कि जो सोलेनॉइड होता है उसकी जहाँ उसकी एजेस होती है, मतलब जहाँ वायर्स होते हैं उनके नज़दीक ना कुछ ये कहानी होती है, फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं होती, जिगजैग फॉर्म में रहती हैं कुछ ये फॉर्मेट में। लेकिन जैसे जैसे उससे दूर चलते जाते हैं और एक्सिस की तरफ आते जाते हैं, फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो जाती हैं, यूनिफॉर्म हो जाती हैं। मतलब कहने का यह है कि जो यूनिफॉर्म फील्ड हमको मिलती है ना, वो नियर टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड मिलती है, नियर टू द एक्सिस। पूरे वायर सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म नहीं होती। सोलेनॉइड के अंदर ये कहानी बनती है एजेस के पास, इसे बोलते हैं एजेस इफेक्ट, EDGES, एजेस इफेक्ट बोलते हैं बेटे, ठीक है, इसे बोलते हैं एजेस इफेक्ट, EDGES, एजेस इफेक्ट। एजेस इफेक्ट के अंदर जो फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, जिगजैग फॉर्म में होती हैं। वो जैसे जैसे नज़दीक जाते जाओगे, एक्सिस के पास जाते जाओगे, फील्ड यूनिफॉर्म होने लग जाती है। तो ये है कन्वेंशन आइडियल सोलेनॉइड की। इसमें मानते हैं पूरे में यूनिफॉर्म रही होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। एक्सिस के नज़दीक यूनिफॉर्म होती है। अब मान लो कोई एक्सपेरिमेंट आप लैब में करते हो, बात को समझना, कोई एक्सपेरिमेंट लैब में करते हो और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इतने पोर्शन के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए, चाहे कुछ हो जाओ। आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इतने पोर्शन के अंदर मुझे फील्ड यूनिफॉर्म चाहिए। यूनिफॉर्म कैसे जनरेट करूं साहब? तो हम लोग करते क्या है कि जितने एरिया में चाहिए उससे ज़्यादा, कई गुना, 4-5 गुना एरिया का सोलेनॉइड ले लेते हैं साहब। ये सोलेनॉइड है, मैंने सारा पोर्शन को नहीं दिखाया, कुछ पोर्शन दिखा दिया, इसमें करंट चल करके, ये सोलेनॉइड है। अब तू जानता है कि यहाँ पे एजेस इफेक्ट रहा होगा, यहाँ पे जो कहानी रही होगी वो एजेस इफेक्ट यहाँ रहा होगा, और नज़दीक आया होगा वो फील्ड सीधी होती चली गई होगी, और नज़दीक आएगा सीधी होती गई होगी, कहीं ना कहीं जा करके वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, और इस इलाके के अंदर मुझे यूनिफॉर्म मिल जाएगी, और फिर नीचे का एजेस इफेक्ट आ जाएगा। तो सोलेनॉइड से जब यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट करी जाती है तो उसका ये तरीका है। बात समझ में आई है या नहीं?
पूरे सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म नहीं होती है, लेकिन आइडियल सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म कंसीडर करी जाती है। तो जब किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपसे सोलेनॉइड बोल देगा, उसका डायमीटर उसको दे देगा, तो जो डायमीटर देगा ना उसका, या जो उसका रेडियस देगा, वो कॉरस्पॉन्ड टू यूनिफॉर्म फील्ड हो जाता है वो, क्योंकि वो आइडियल है। क्या है वो? आइडियल है। तो ये आइडियल सोलेनॉइड का कंसेप्ट है बेटे, जो कि यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। आया नहीं आया? आइडियल सोलेनॉइड की लेंथ ना बेटे डायमीटर से कई गुना ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना। लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डायमीटर। लेकिन रियल लाइफ में लेंथ बहुत ज़्यादा हो, पॉसिबल नहीं है। जैसे रियल लाइफ में ये सोलेनॉइड है साहब, यहाँ से स्टार्ट होता है, इतना ये सोलेनॉइड है। तो फिर क्या कहानी बनती है भाई? इसमें कहानी ये बनती है कि फील्ड बीच में तो कुछ जगह यूनिफॉर्म रहती है थोड़ी घनी, ठीक है ना, और फिर फील्ड लाइन से ना बेटे कुछ ये कहानी बन जाती है, कुछ ये पोर्शन, ये हिसाब रहता है फील्ड लाइंस का, बीच में यूनिफॉर्म मिल जाती है, साइड में ये कहानी रहती है। तुम बड़े बच्चों सोच के देखना, जैसे जैसे तुम सोलेनॉइड के इस एंड पर आते जा रहे हो, किधर आते जा रहे हो? एंड के ऊपर, ठीक है ना, फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ता जाता है, लेकिन सेंटर के ऊपर इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है और गैप भी कम रहता है। मेरा आपसे कहने का मतलब है कि सेंटर के ऊपर जो फील्ड होती है ना बेटे, वो मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे जैसे हम एजेस की तरफ बढ़ते जाए, वो सर क्या नाम, एंड्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, एंड्स की तरफ, इधर ये एंड्स हैं, तो फील्ड इंटेंसिटी घटने लग जाती है। किसमें? नॉर्मल सोलेनॉइड में। आया नहीं आया? देखो इसमें एक कंसेप्ट और है, अगर सोलेनॉइड में तुम पकड़ पाए तो बात का मजा आ जाएगा बेटे। सुनना क्या कंसेप्ट, देखो ध्यान से। अगर बात को पकड़ पाए तो ये कंसेप्ट नहीं है साहब, ये जन्नत है। ये सोलेनॉइड है कोई, ठीक है, बीच में जो फील्ड लाइंस हैं वो तो मुझे समझ में आ जाती हैं साहब, कहीं पे थोड़े पोर्शन के अंदर तो यूनिफॉर्म होती हैं, बाकी लाइंस के बीच का गैप, ये लाइंस जो हैं कुछ इस फॉर्म में हो जाती हैं, ये है रियलिटी में, ये है। लेकिन ना जब इसके नज़दीक देखोगे ना बेटे, इसके नज़दीक यहाँ पे कहानी कुछ इस हिसाब की बनती है भाई। फील्ड लाइंस तो ये भी घूम करके आ रही होंगी, ये वाली, ये भी घूम करके आती है, हाँ सर। लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ ना, इसके नज़दीक आता हूँ, ये तो इसके नज़दीक कुछ ये कहानी बन जाती है। फील्ड लाइंस यहाँ वाली ये गई, ये घूम करके आ जाती है, ये जो गई है ये वाली, ये घूम करके आ जाती है। अब जब तुम इसके आउटसाइड देखते हो ना, कहने का मतलब यहाँ जाके देखते हो, तो आपको एक बात महसूस होगी कि जो यहाँ वाली फील्ड की डायरेक्शन है और जो इस फील्ड की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। कहने का मतलब ये है कि ये जो एजेस हैं, इसके नज़दीक की जो फील्ड है अंदर और जो बाहर है वो अपोजिट डायरेक्शन की होती है, अपोजिट डायरेक्शन की होती है। और जो बाहर फील्ड होती है ना बेटे, बाकी ये जो फील्ड लाइंस हैं, जैसे ये भी घूम करके आएंगी ऐसे, उनके बीच का गैप भी बहुत ज़्यादा होता है। गैप क्या होता है? बहुत ज़्यादा। तो गैप ज़्यादा होने की वजह से जो बाहर फील्ड जनरेट होती है, जो बाहर फील्ड जनरेट होती है, उसकी इंटेंसिटी काफ़ी लो होती है, बहुत कम होती है। एक तो डायरेक्शन अपोजिट है, इसके कुछ तो ये इफेक्ट डालेगी, इसको कैंसिल करेगी, और लाइंस के बीच का गैप भी बहुत ज़्यादा होता है, तो बाहर की इंटेंसिटी बहुत लो होती है। तो जब वो लो होती है तो अपनी सहूलियत के लिए हम उसे जीरो कंसीडर करते हैं, अपनी सहूलियत के लिए उसे जीरो कंसीडर कर। ये कंसेप्ट नहीं है साहब, ये जन्नत है। कंसेप्ट क्या है? ध्यान से सुनियो। सोलेनॉइड की जो फील्ड जनरेट होती है ना सोलेनॉइड के अंदर, आपको बस दो बातें याद रखनी है, क्लियर सुन लो, कि सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और वो क्या नाम है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और सोलेनॉइड के बाहर जो फील्ड है वो जीरो है। बस ये बात याद रखनी है। वास्तव में बाहर फील्ड जीरो नहीं होती है, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए उसे जीरो कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि वो वैल्यू बहुत कम होती है, वो वैल्यू बहुत कम। और कम होने का रीज़न क्या है? एजेस के पास की जो फील्ड की डायरेक्शन है, एक तो वो उसका इफेक्ट करती है, और दूसरा जो बाहर लाइंस, ये बीच वाली लाइंस हैं जो बाहर घूम करके आ रही हैं, उनका गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो दैट्स वाई बाहर की जो फील्ड होती है नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है। अपनी सहूलियत के लिए हम जीरो कंसीडर करते हैं। आया नहीं आया?
तो अगर आप लिखना चाहो तो अपने शब्दों में हिंदी में लिख लेना, हिंदी में, कि आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कंसीडर करी जाती है। मतलब इसके अंदर हम लोग एजिज इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते। सोलेनॉइड की कोर के अंदर जो फील्ड होती है यूनिफॉर्म होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, और सेंटर पे तो मैक्सिमम होती है, यहाँ तो मैक्सिमम होती है जो नॉर्मल सोलेनॉइड है। आइडियल में तो हर जगह कांस्टेंट है। बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नेग्लिजिबल होती है, कम होती है, लो होती है। हम अपनी सहूलियत के लिए उसे जीरो कंसीडर करेंगे, ये बात तुम्हें याद रखनी है। बाहर फील्ड एग्जिस्ट करती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन बहुत कम होती है, दैट्स वाई जीरो कंसीडर करी जाती है। बच्चा बोला कम क्यों होती है? जो लाइंस तो ये सारी हैं, सारी लाइंस हैं, लेकिन एजेस के अंदर इन लाइंस का इसके ऊपर इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है, नज़दीक वाली लाइंस के ऊपर। तो ये इफेक्ट किसी हद तक इनको कैंसिल करता है। और दूसरा, जो लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं उनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो फील्ड नेग्लिजिबल हो जाती है। दैट्स वाई हम उसे जीरो कंसीडर करते हैं, जीरो कंसीडर करते। बात समझ में आई है? ठीक है बेटे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका मैं यूज़ करूँगा। ये आपसे कुछ डायरेक्ट ऐसा डायग्राम वगैरह नहीं बनवाएगा वो, ठीक है बेटे। तो आप स्क्रीन को रोको, इसको स्क्रीन को रोकने के बाद ये अगर फिगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये फिगर ड्रॉ करो, ठीक है। और जब ये फिगर ड्रॉ हो जाए फिर ये 4-5 लाइनें, ठीक है, जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दी हैं, ठीक है, इनको आसानी से आराम से नोट कर लेना। एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाएंगी, बस 2 बातें मुझे ज़रूर याद रहें कि अंदर फील्ड कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, बाहर जीरो होती है, बस। इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है साहब, ठीक है। रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर लिख लिया बेटे। चल अब आ जाए डेरिवेशन के ऊपर, जो मेन हमारे लिए डेरिवेशन है। हेडिंग बना MFI इनसाइड द कोर ऑफ आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड बोलो या सोलेनॉइड भी लिख दो, ठीक है बेटे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सोलेनॉइड का मतलब ही आइडियल सोलेनॉइड है। भाई सोलेनॉइड की कोर के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट होती है, ये बात मुझे समझ में आ जाती है, ठीक है बेटे। वो जैसी भी जनरेट होती है लेकिन हम लोग उसे यूनिफॉर्म कंसीडर करते हैं, ठीक। तो MFI इनसाइड द कोर ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है बेटे। तो आप ना पहले इसके अंदर 2 लाइनें लिख दो, सब सम्मान में डेरिवेशन है। कंसीडर अ सोलेनॉइड, कंसीडर अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट I, कैरिंग करंट I, लेट कैपिटल N बराबर है, कैपिटल N इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, L लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द कोर, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ कोर। कोर के अंदर साहब जैसे आपने तार लपेटा था ना, ये तार लपेटा था, तो जिस मटेरियल के ऊपर आपने लपेटा हुआ है उस मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है। देखो कॉमन सी बात है बेटे, तार को स्प्रिंग हार्ड है तो एक अलग बात है, नहीं तो जो हम तार लपेटते हैं किसी ना किसी मटेरियल के ऊपर लपेटते हैं, ठीक है ना। कोर का होना कंपलसरी होता है इसमें। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। इधर देख साहब, डेरिवेशन देख पहले। मान ले बेटे कि ये सोलेनॉइड है, ठीक है, आइडियल सोलेनॉइड है। इसका मतलब आप समझने लग गए हैं साहब, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि आपने हमको वायर जो ये क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है उसका, और ये इसके अंदर वायर्स हैं, ठीक है साहब। आइडियल हम लोग कंसीडर करते हैं। वो मुझसे कहता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर MFI कैलकुलेट करिए, पॉइंट P के ऊपर MFI कैलकुलेट करिए पॉइंट P के ऊपर। एम्पियर साहब क्या कहते हैं? एम्पियर साहब कहते हैं जिस पॉइंट के ऊपर MFI कैलकुलेट करा है पॉइंट को लेते हुए एम्पियर लूप ड्रॉ कर दो।
पॉइंट को लेते हुए एम्पियर लूप ड्रॉ कर दो। जब तू पॉइंट को लेते हुए एम्पियर लूप ड्रॉ करेगा बेटे, तो इसके अंदर एम्पियर लूप मैंने आपको लिखवा दिया था रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो ये इसके अंदर मान लो एम्पियर लूप है, लेट दिस इज द रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप ABCD। कैपिटल B ABCD बेटे कैपिटल में मत लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कैपिटल B से फील्ड को दिखाते हैं। बोल सही बात है। और जो फील्ड है मैं इस साइड कंसीडर कर लेता हूँ, करंट इस हिसाब से चला रखा है मैंने कि जो फील्ड जनरेट होती है वायर के अंदर, वो सोलेनॉइड के अंदर वो इस साइड जनरेट होती है। जो यूनिफॉर्म फील्ड है वो इस साइड जनरेट होती है। बोल समझ में आई है। देखो सोलेनॉइड की फील्ड वैसे आप लोग ना जैसे कॉइल के अंदर देख करके आए थे उसमें रिंग वाले कंसेप्ट में, ऐसे सोलेनॉइड की फील्ड देखी जाती है। जिधर करंट चलता है ना इसके अंदर, जिधर करंट चलता है उधर उंगलियों को ग्रैब कर लो ऐसे, जिधर अंगूठा होगा उधर नॉर्थ पोल बनता है, या ये मान के चलो उधर फील्ड लाइन चलती हैं साहब, क्योंकि इसके अंदर जब फील्ड लाइन चलेंगी तो साउथ से नॉर्थ जाएंगी अंदर और बाहर आएंगी नॉर्थ से साउथ ऐसे। तो कहने का मतलब है राइट हैंड के अंदर अगर आप ऐसे उंगलियों को कर्ल करके सोलेनॉइड को ग्रैब करोगे तो इधर फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं इस डायरेक्शन में। मैंने करंट ऐसे मान लिया, फील्ड लाइंस उधर मान लिया, ठीक है सर। तो मुझसे कहता है P पॉइंट के ऊपर MFI कैलकुलेट करो, मैंने P पॉइंट को लेते हुए एम्पियर लूप ड्रॉ कर दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो जैसे आप गॉस थ्योरम के अंदर कंसेप्ट चलाते थे ना, वैसे सेम यहाँ चलेगा बेटे। इधर देखियो ध्यान से, B.dl यहाँ पे मैंने बेटे क्लोज लूप लगाया हुआ है, ये क्लोज लूप। अब मैं इसको तोड़ देता हूँ, ध्यान से सुनियो। इसको लिख देता हूँ B.dl कहाँ से कहाँ तक सर, A से लेकर B तक, प्लस B.dl B से C तक, प्लस B.dl C से लेकर D तक, प्लस B.dl D से लेकर A तक। पकड़ बात को। जो B.dl था, जो ही क्लोज लूप के लिए करना था, मैंने उसको 4 बार लिख लिया है। तो भाई लाइन इंटीग्रली, बहुत सही बात है नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूले में B.dl, तो B.dl cos थीटा किसके बीच का एंगल होगा, B और dl का। तो तू ध्यान से देख, इसको लिख देता हूँ B.dl cos 0। पकड़ बात को, A से लेके B तक। ध्यान से देखिए, जब तू A से लेकर B तक इंटीग्रेट करेगा लूप को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो लूप के ऊपर जब तू dl कंसीडर करेगा, या जो dl लूप की डायरेक्शन है वो ये कंसीडर है बेटे, ये डायरेक्शन कंसीडर है लूप की। तो dl के बीच का और फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 है। तो ये लिखा गया B.dl cos 0। जब तू जाता है B से लेकर के C तक, एंगल हो जाता है 90, तो ये लिखा गया B.dl cos 90। बोल सही है। कहाँ से कहाँ तक सर, B से लेकर के C तक। नंबर 3, C से D तक बोलो कितना एंगल है B और dl के बीच का। तो बच्चा बोला सर 180 दिखाई देता है, लेकिन ध्यान से देख, जो C से लेकर के D तक लूप है ना बेटे, वो उस जगह पे कंसीडर है, उस जगह पर जहाँ फील्ड ही नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि इस सिचुएशन के अंदर B की वैल्यू 0 है, इसलिए आपने हिंदी में लिखा था उसको। अंदर यूनिफॉर्म होती है, बाहर 0 कंसीडर करी जाती है। क्या बात समझ में आई है? हाँ सर, अगर ये समझ में आई है तो D से लेकर के A तक वापस आ जाए साहब। D से लेकर के A तक का एंगल हो गया B.dl cos 0, सॉरी cos 90। cos 90 हुआ 0, सो cos 0 ये तो हो गया 1, तो ये बना A से लेकर के B तक B.dl प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। B यूनिफॉर्म है सब, तो B को तो बाहर निकाला, dl का इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया L। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। मैं L लेंथ कंसीडर कर लेता हूँ बेटे इसकी, ठीक है। लेट L इज द लेंथ ऑफ द लूप, रेक्टेंगुलर लूप है। और आया नहीं आया, ये मैंने B.dl से निकल दिया है ना। अब अगेन अकॉर्डिंग टू ACL, एम्पियर सर्कुलर लॉ, क्या यही B.dl
म्यू नॉट आई नेट या आई इनके बराबर होता है? हाँ बिल्कुल सही है सर, बात को पकड़ियो। आई इन वो करंट होता है जो लूप के अंदर है। आप बड़े बच्चे हो, सोच समझ के जवाब देना। इसकी यूनिट लेंथ के अंदर जो टर्न्स हैं स्मॉल एन है, स्मॉल एन। तो बताना लूप के अंदर यहां से लेकर के यहां तक कितने टर्न्स आ गए, यहां से लेकर के यहां तक। सर स्मॉल एन यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ स्मॉल एन है। अगर एन की मल्टीप्लाई एल से कर दूं, क्या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गए? हाँ। और हर एक इंडिविजुअल टर्न में अपना करंट है आई, और सभी की डायरेक्शन सेम है। तो कहने का मतलब है जो टोटल करंट अंदर है बेटे वो है एन एल आई। बात को पकड़। यूनिट लेंथ के अंदर कितने टर्न आते हैं? स्मॉल एन। यहां से लेकर यहां तक कितनी लेंथ है? एल। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? एन इंटू एल। हर इंडिविजुअल टर्न के अंदर अपना करंट है आई, तो टोटल करंट कितना हो गया? एन एल आई। अरे हाँ तो बोल। तो जब ACL लिखा गया बी डॉट डी एल, उसके बी डॉट डी एल लिखा गया ACL से, तो ये आंसर आया। और बी डॉट डी एल लिखा था डेफिनेशन से या कंसेप्ट से, ये आंसर आया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बेटे B इंटू एल की वैल्यू मार्केट के अंदर म्यू नॉट एन एल इंटू आई है? हाँ सर। क्या L से L उठ जाता है? हाँ। अगर L से L गया तो तेरे पास आंसर आया म्यू नॉट एन आई। साहब ये आंसर नहीं है, ये जन्नत है। आंसर नहीं है, जन्नत है। तो ध्यान से देख, मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म हम लोग कंसीडर करते हैं अंदर, वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करती, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है। यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स आ रहे हैं? एक बच्चे ने 100 टन इतनी दूरी तक लपेट दिए, ठीक है। एक बच्चे ने इतनी दूरी पर उसी के ऊपर एक बार और लपेटा, 200 टन कर दिए। एक बच्चे ने 300 कर दिए। जितने ज़्यादा टर्न्स पर यूनिट लेंथ जनरेट करोगे उतनी हैवी फील्ड जनरेट होगी। साहब ये फॉर्मूला नहीं है, जन्नत है। तो इसके अंदर कहीं पे फील्ड निकाल दे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, हर जगह यूनिफॉर्म होगी। कितनी होगी? B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। लेकिन बेटे जैसे जैसे हम लोग देखो रियलिटी में जैसे जैसे हम जाते हैं ना एजेस की तरफ, तो लाइंस के बीच का गैप, लाइंस टर्न होती हैं तो गैप बढ़ता है, तो फील्ड इंटेंसिटी घटती है। तो जो ये रिजल्ट है ना, ये सेंटर का है, सोलेनॉइड के सेंटर का। आइडियल है तो आइडियल का तो सेंटर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि तो इनफाइनाइट है वो, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन रियलिटी में जैसे जैसे सेंटर से दूर साइड में होते जाओगे इंटेंसिटी घटती है। तो हम लोग रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेंटर पे तो यूनिफॉर्म कंसीडर कर लिया, लेकिन एजेस पे जब जाएंगे तो इंटेंसिटी घटेगी, ठीक है। रो की स्किन को तो हम लोगों ने नेट लिख लिया था ना बेटे, वो डाटा लिख लिया था, ठीक है। फिर सीधा ये लिख देना है, हेयर बी डॉट डी एल इक्वल्स टू दिस अकॉर्डिंग टू ACL। स्किन को रो फटाफट नोट कर, लिख लिया बेटे। जहाँ पर ये लिखा है ना आपने, उसी के नीचे नोट डाल के स्पेशल केस लिख दो। स्पेशल केस, व्हेन आयरन रॉड इज केप्ट इनसाइड द कोर। अगर कोर के अंदर आयरन रॉड रख देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बेटे ये कोई रॉड है और आपने सोलेनॉइड इसी के ऊपर लपेट दिया है, ये सोलेनॉइड है, ये कहानी है, ठीक है ना। तो अब जो फील्ड अंदर जनरेट होगी, क्या यही होगी? सर नहीं। अब जो फील्ड लाइंस हैं जो कोर में होकर के निकल गई है, वहाँ स्पेस जो है वो क्या नाम है, फ्री स्पेस नहीं है, वहाँ पे कोर आ गई है। कोर आ गई है तो जो फील्ड इसके अंदर जनरेट होगी ना बेटे, फील्ड वो हो जाएगी म्यू एम एन आई। म्यू एम इज़ द परमेबिलिटी ऑफ द कोर, और आप लोग जानते हो म्यू एम की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन आई। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर आप आयरन रॉड को रख देते हो कोर के अंदर तो फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि म्यू आर की वैल्यू ना हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ रॉड, और ये सॉफ्ट आयरन की रॉड रखी जाती है बेटे, ठीक है ना।
तो एक केस तो इसे बना दो स्पेशल केस में, ठीक है। यहां पर दूसरा केस एक लिखा जाता है बेटे एट द एंड्स, एंड का केस। इधर देखो, ये MFI मैंने कैलकुलेट करी है सेंटर के ऊपर, बोल सही बात है नहीं, सेंटर पे। तो जैसे जैसे इधर जाऊंगा तो जैसे जैसे एंड की तरफ बढ़ता जाता हूं ना बेटे, इंटेंसिटी घटने लग जाती है। बेशक से ना आप लोग इसके अंदर यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मत दिखाओ, सिर्फ डायरेक्शन दिखा दो। हाँ, ये आइडियल का केस बना दिया था मैंने, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन दिखा दो। अब वो कहता है कि MFI एंड के ऊपर, तो ध्यान से सुनियो मेरी बात को। अगर आप MFI बेटे एंड के ऊपर कैलकुलेट करते हो, ये P पॉइंट था और यहां पर रेक्टेंगल रखा हुआ था, ये रेक्टेंगल था, तो आप एक काम करिए, इसको उठा करके एंड पर ले आइए, मतलब P पॉइंट आपका यहाँ आ गया। तो P पॉइंट अगर यहाँ पर आ गया तो रेक्टेंगल भी आपका ये आ गया। पकड़ बात को, आधा रेक्टेंगल बाहर गया। अगर ये आधा रेक्टेंगल बाहर गया तो अब जो नंबर ऑफ टर्न्स रेक्टेंगल के अंदर आए हैं वो पहले के रेस्पेक्ट में आधे हो गए। बोल बात समझ में आती है नहीं? पहले के रेस्पेक्ट में एक बच्चा बोला मैं तो ऐसे रखूंगा, इस हिसाब से रखूंगा कि बाहर जाए ना, यहां तक रह जाए। नहीं साहब, जब आपने इस डेरिवेशन को इस फॉर्मेट में उठाया था, P पॉइंट को बीच में लिया था, तो ये इसका स्पेशल केस है, तो इसमें P पॉइंट बीच में लिया जाएगा। अगर P बीच में लोगे तो बाहर निकल जाएगा। अगर वो बाहर निकल जाएगा तो लिखियो B.dl। पहले से B.dl कैसे आया था सर? वो तो आ जाता है फर्स्ट के अंदर B इंटू में L, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। और जब दूसरी बार B.dl लिखा था ACL से, उसके अंदर आया था सर म्यू नॉट। अब जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं साहब वो NL/2 हो गए इंटू आई। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? NL/2, आधे हो गए साहब। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जब लिखेगा तो B इंटू एल की वैल्यू हो गई म्यू नॉट NL/2, L से L गया साहब, B की वैल्यू हो गई म्यू नॉट NI/2। ये आंसर आया। क्या ये आंसर इसके रेस्पेक्ट में आधा है, हाफ है? हाँ। कहने का मतलब है कि साहब जैसे जैसे आप एंड्स की तरफ बढ़ते चले जाओगे, जैसे जैसे एंड्स की तरफ बढ़ते जाओगे, फील्ड इंटेंसिटी घटने लग जाती है और एंड पर जाकर के हाफ हो जाती है। एंड पे जाकर के हाफ हो जाती है। अगर तू इसका ग्राफ ड्रॉ करता है ना बेटे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ग्राफ B का ग्राफ, ये पॉइंट O है, पॉइंट O एक प्रकार से सेंटर है। यहां पे सेंटर, वहां O दिखा दिया, वो P दिखा दिया था, O दिखा दिया। तो जैसे इसके सेंटर पे ना जो आंसर होता है वो मैक्सिमम होता है बेटे। और अगर इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है ना तो यही आंसर हर जगह यही रहता है, ठीक है। मतलब लेंथ अगर ज़्यादा है तो यही आंसर बना रहेगा काफ़ी दूर तक, तो काफ़ी दूर तक यही आंसर बना रहता है। कहने का मतलब जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो फील्ड में चेंज नहीं आता, लेकिन साहब एक इंस्टेंट के बाद जैसे जैसे एंड्स की तरफ बढ़ते हैं ना, एंड्स की तरफ, तो आंसर ना बेटे घटने लग जाता है। जैसे जैसे एंड्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे आंसर घटने लग जाता है, रिजल्ट घटने लग जाता है। और रिजल्ट बेटे घट करके जीरो की तरफ बढ़ने, वो क्या जीरो कह रहा हूँ सॉरी, हाफ की तरफ आने लग जाता है ऐसे। तो ये ग्राफ आता है, ग्राफ को पढ़िए समझिए। तो यहाँ जो आंसर था वो मान लो म्यू नॉट NI था, B0 लिख देता हूँ, तो यहाँ का आंसर B0/2 हो जाता है। ग्राफ को पढ़ना सीख। सेंटर के ऊपर जो आंसर है यही आंसर लगभग काफ़ी दूरी तक सेम बना रहता है क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे एंड्स की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ कहीं ना कहीं जाकर के आंसर घटने लगेगा और घटता 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 एंड पे हाफ हो जाता है। तो ये एक प्रकार से एंड दिखा दिए बेटे इसके, ये एंड्स हैं, एक एंड ये हो गया और एक एंड ये हो गया। दीज आर द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड। कई बात समझ में आती है? इसी ग्राफ को ना कई बार हम लोग ऐसे भी बना देते हैं, ठीक है। आप बड़े बच्चों अगर कोई आपके सामने ये ग्राफ सीधा ही ऐसे बना दे तो इसका मतलब समझ में आता है आपको? इसका मतलब लेंथ बहुत छोटी थी और आंसर बहुत तेज़ी से घटने लग गया।
जैसे ही आप इसके थोड़ा आगे की चले आंसर यहीं से घटने लग गया, ये आंसर आता है। अरे हाँ तो बोल यार, बात समझ में आई है? ये डेरिवेशन है बेटे। अब ये हम लोगों ने ACL से एम्पियर सर्कुलर लॉ से किया है। देखो डेरिवेशन कुछ नहीं है साहब, एक बार B.dl लिखा अपने कंसेप्ट से, एक बार लिखा ACL से, दोनों को कंपेयर किया, जो बचा वो आंसर है। अगर आप लोग कहो तो मैं इसी डेरिवेशन को विद द हेल्प ऑफ बायो-सावर्ट लॉ करा देता हूँ। चलो एक काम करो, आप स्क्रीन को रोको, इसको नोट करो, फिर इसी डेरिवेशन को दोबारा देखते हैं एक बार। लिखो फटाफट, आ जा बेटे, इस डेरिवेशन को अब दोबारा देख, वापस देख। पिछला डेरिवेशन बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ हो गया। अब इस डेरिवेशन को विदाउट यूजिंग ACL देखना, और आप अंतर देखना दोनों कंसेप्ट में कितना आएगा, क्यों ACL सिलेबस में दिया गया। ठीक है, ये डायरेक्ट CBSE सिलेबस में नहीं है डेरिवेशन, क्लियर सुन लो। हेडिंग बनाओ देना दोबारा, ठीक है, तो हेडिंग में वो ब्रैकेट में लिख देना नॉट इन सिलेबस। ठीक है बेटे, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है फॉर्मूला। इधर देख, ये सोलेनॉइड था साहब, और मुझसे कहता है इसके अंदर इनसाइड द सोलेनॉइड MFI कैलकुलेट करिए। मान लो ये P पॉइंट है जहाँ कैलकुलेट करते हैं। सोलेनॉइड का रेडियस मैं कंसीडर कर लेता हूँ A। कितना रेडियस ले लिया बेटे? A रेडियस ले लिया। ठीक है साहब, देखो ये डेरिवेशन ना किसी हद तक आपको उस कंसेप्ट से मिलता जुलता वो लगेगा जो फर्स्ट क्लास के अंदर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला किया है, φ1 φ2 वाला एंगल इंटीग्रेट किया था -φ2 से +φ1, वो कंसेप्ट है ये। ध्यान से सुनियो बात को। अब ये फाइनाइट सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट तो है नहीं साहब, आइडियल नहीं है ये। ठीक है, दोनों एंड को मिला दे, ये सोलेनॉइड है हमारा। ठीक है ना बेटे, अब दोनों एंड को, P पॉइंट को मिला दे दोनों एंड से। तो जब दोनों एंड से मिला देता हूं तो सब ये मिला दिए। इस एंगल को मैं कंसीडर कर लेता हूं φ2, और इस एंगल को मैं कंसीडर कर लेता हूं φ1। बात को पकड़ना, मैंने φ1 और φ2 के दोनों एंगल जो बना उन पे एरो डाल दी है। एक अच्छा बच्चा बात को पकड़ता है कि अगर सोलेनॉइड की लेंथ इस साइड बढ़ती जाएगी तो φ2 इधर बढ़ेगा, और इसकी लेंथ अगर इधर कोई बढ़ाएगा तो φ1 इधर बढ़ेगा। मैं चाहता तो P पॉइंट को बीच में ले लेता, लेकिन जनरल ड्राइव कर रहे हैं, कहीं भी कंसीडर कर लिया अब तो। ठीक है साहब, अब कैसे सॉल्व करूं? तो सॉल्व करने का तरीका ये है बेटे, इधर देख, इस P पॉइंट से x की दूरी पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर dx लेंथ का, x की दूरी पर जाकर के dx लेंथ का एलिमेंट कंसीडर कर। ठीक है सर, यूनिट लेंथ के अंदर मैं जानता हूं स्मॉल n नंबर ऑफ टन्स आते हैं यूनिट लेंथ के अंदर। तो आप बड़े बच्चे हो, सोच समझ के जवाब देना कि इस dx लेंथ के अंदर, इस लेंथ के अंदर कितने टन्स आ गए। तो बच्चा बोला सर इसके अंदर जो टन्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे ndx। यूनिट लेंथ में आते हैं कितने? स्मॉल n। तो dx लेंथ में कितने आ गए? ndx। ये रिंग है, यूनिट लेंथ के अंदर कितने टन्स आते हैं? n। ये यूनिट लेंथ है साहब, ये यूनिट लेंथ है जिसके अंदर n टन्स आते हैं। मैंने इतनी लेंथ कंसीडर कर ली तो साहब गुणा कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ टन्स इनसाइड द एलिमेंट आ गए। तो स्मॉल n बराबर है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, तो dx के अंदर आ गया ndx। ठीक है सर, अब 1 टन का आंसर मुझे याद है जब मैं सर्कुलर रिंग पढ़ करके आया था सर, सही है ना। इसे ये रिंग, इसमें रिंग होगी ना बेटे, तो ये रिंग बड़ी करके दिखा देता हूँ आपको, बनाने की जरूरत नहीं है। एक रिंग होगी इसके अंदर, डायरेक्शन पे मत जाना। यहाँ से x की दूरी के ऊपर a रेडियस का आंसर इस जगह पर क्या आता था सर? ये आता था μ0 I a² अपॉन में ट्वाइस ऑफ a² प्लस x² की पावर 3/2, ये आंसर आता था। ये एक रिंग का आंसर था x की दूरी पर। सब इस एलिमेंट में कितनी रिंग आई हुई है सर? ndx आई हुई है, ndx। अरे हाँ तो बोल यार, तो कंसेप्ट को पकड़ना। तो नंबर ऑफ टन्स इनसाइड एलिमेंट
बराबर हो गए एन डी एक्स। एम एफ आई ड्यू टू सिंगल टन बराबर है कितनी होगी साहब सर म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। एम एफ आई ड्यू टू टन्स इनसाइड एलिमेंट के अंदर जो टन्स हैं कितनी एम एफ आई होगी सर बी की वैल्यू हो जाएगी टन्स की वजह से डी बी लिख देता हूँ बेटे, ठीक है, डी बी कितनी सर नंबर ऑफ टन्स हैं एन डी एक्स और एक टन जो जनरेट करता है वो करता है म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। अरे हाँ तो बोल यार, क्या ये बात समझ में आई है? हाँ सर, एक टन इतनी जनरेट करता है, एलिमेंट में इतने टन्स हैं, तो इन टन्स की वजह से जो यहाँ पर एम एफ आई होगी इन टन्स की वजह से वो इतनी होगी। ठीक है सर, क्या मुझे टोटल नंबर ऑफ टन से चाहिए? हाँ, मैंने इसके अंदर फिगर को क्या नाम है डेरिवेशन को ध्यान से देखा, इसको इंडिकेट करूँगा तो इसमें साफ दिखाई देता है एक्स जो है क्या नाम है वेरिएबल है। बिल्कुल सही है साहब, लेकिन तू ध्यान से देख, तूने डेरिवेशन के अंदर जो कंसीडर किए एंड्स को मिलाया है वो एक्स के टर्म्स में नहीं है, वो एंगल के टर्म्स में है। इसका मतलब है कि ये कंसेप्ट जो है बेटे अभी किस पे जाएगा? एंगल के ऊपर जाएगा। अगर एंगल के ऊपर जाएगा तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए बात को, इधर यहाँ देखना। ये मेरे नंबर ऑफ टन्स थे इसके अंदर, ये मेरे नंबर ऑफ टन्स हैं, ये रहे एन डी एक्स, ये मेरा पी पॉइंट था। ठीक है सर, ये क्या है? पी पॉइंट है, ये पॉइंट पी है। तो बेटे इन दोनों को अगर तू यहाँ पे मिलाता है ना तो ये एंगल इसमें दिखाई नहीं देगा, ये ज़्यादा हो गया, ये वाला एंगल बनता है डी फाई। यहाँ फाई के टर्म्स में चला रहे हैं, मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ थीटा। बात को समझिए, थीटा कंसीडर किया इसको, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी मैं देखता हूँ तो ये मेरी एक्स है, ये मेरी ए है। बोल सही बात है या नहीं? अगर ये दूरी x है तो यहाँ से तू टेन थीटा की वैल्यू लिखियो, क्या बनेगी? टेन थीटा। सर थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी x बाई ए। तो x की वैल्यू क्या हो गई सर? ये हो गई ए टेन थीटा। करिए डिफरेंशिएट डी एक्स बाई डी थीटा, ए टेन का हो गया सीकेंट स्क्वेयर थीटा, तो डी एक्स की वैल्यू हो गई ए सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। ये डी एक्स की वैल्यू उठा के डाल, तो बोलिए डी वी कितना हो गया? एन डी एक्स ए सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर, एक्स क्या है? ए टेन थीटा, तो ए स्क्वेयर ऑफ टेन स्क्वेयर थीटा की पावर 3/2। अरे हाँ तो बोले यार, जो कॉमन आता है कॉमन निकाल। ये आ गया एन ऑफ ए का क्यूब, ठीक है बेटे, ये और ये, या एन म्यू नॉट आई ए का क्यूब, ठीक है बेटे, सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस। यहाँ से जब तू ए का स्क्वायर कॉमन करेगा बेटे, ये होगा 1 प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा। ए स्क्वायर ना मैंने इसमें से कॉमन निकाला है, इन दोनों में से, और इस कंप्लीट की पावर है 3/2। ये मेरे पास आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। बोल सही बात है नहीं? तो ये तेरे पास आ जाएगा बेटे एन म्यू नॉट आई ए का क्यूब सीकेंट स्क्वायर थीटा टेन थीटा डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटू सीकेंट ऑफ स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। अब जब तू बेटे इसकी पावर 3/2 करेगा तो ये 2 इसको काटेगा तो ए का क्यूब हो जाएगा,
ये सीकेंट की पावर जब चलेगा तो ये 2 काटेगा, सीकेंट का क्यूब हो जाएगा। तो तेरे पास बोलियो आंसर क्या आएगा, ये dB की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी n म्यू नॉट आई ए का क्यूब सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ब्रैकेट के अंदर ए का क्यूब और सीकेंट क्यूब थीटा। बात को पकड़, ठीक है ना। ये सीकेंट स्क्वायर थीटा क्यूब करेगा, 2 से 2 करके सीकेंट का क्यूब बचेगा। अब ए क्यूब गया, सीकेंट स्क्वायर इसको काटेगा, ये 1/सीकेंट बचेगा, दैट इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो तेरे पास ये आंसर आ जाएगा बेटे n म्यू नॉट आई कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, और ये रहा 2, ये आंसर है। और हाँ तो बोल यार अब कुछ नहीं है साहब, ये dB की वैल्यू आ गई और प्रॉपर लिमिट्स के साथ इसको इंटीग्रेट कर दे, प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट कर दे, जगह नहीं बची साहब हमारे पास। तो आप स्क्रीन को रोको एक बार, चाहिए इसको नोट का, फिर आगे सॉल्व करता हूँ। लिख लिया बेटे, आ जा। अब इसको इंटीग्रेट कर दे विद प्रॉपर लिमिट्स। लिमिट्स आप लोग समझते हैं सभी, लिमिट कैसे डलती हैं सर, लिमिट डलती है डायरेक्शन के हिसाब से। तो बोलिए b कितना हो जाएगा सर, b बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB, कहाँ से कहाँ तक। तो बड़े बच्चे हो बेटे, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे जब एक साइड से इंटीग्रेट होता है तो इसके अपोजिट जाएंगे, इसके सेम डायरेक्शन में चलेंगे। तो लिमिट जाएगी फ्रॉम -φ2 से लेकर के +φ1, -φ2 से लेकर के +φ1। जो कॉमन निकालता उसे कॉमन कर दे, सही। जो कॉन्स्टेंट्स, क्या कॉन्स्टेंट आएगा सर, ये सेम आ जाएगा। तो म्यू नॉट ni/2 बाहर आया और इंटीग्रेशन आ जाएगा cos थीटा डी थीटा -φ2 से +φ1। कितना आंसर आया, म्यू नॉट ni/2, ये हो गया बेटे साइन थीटा, -φ2 से प्लस का φ1, अपर माइनस लोअर, म्यू नॉट ni/2 साइन ऑफ φ1 माइनस साइन ऑफ -φ2, ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, म्यू नॉट ni/2 साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। ये छोटा सा आंसर आया है बेटे, ये है असली आंसर। अब कहने का मतलब है कि आप MFI सोलेनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सिस के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर, एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करो। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, बस दोनों एंड के एंगल। एक बच्चा बोला सर इनफाइनाइट सोलेनॉइड था, जिसको इनफाइनाइट आइडियल जिसको बोला था, तो 4 आइडियल सोलेनॉइड, 4 आइडियल सोलेनॉइड। सर आइडियल सोलेनॉइड के अंदर तो φ1 φ2 90 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ज़्यादा होती है। हाँ, अगर 90 हुआ तो sin 91 1 + 1 2 से 2 गया, तो क्या बी का आंसर म्यू नॉट ni? यस। एक बच्चा बोला तो मैं तो जब सब इतना किया है तो मैं तो एक एंड के ऊपर भी MFI निकालूंगा, 1 एंड वाला भी तो किया था हमने। हाँ साहब, इस एंड के ऊपर MFI निकाल, ये एक्सेस है, इस एंड के ऊपर निकालेगा। ध्यान से देख, तेरा φ1 0 φ2 90, तो एट एंड 1 एंड की बात करता हूं तो φ2 की वैल्यू 0 है और φ1 की वैल्यू 90 है। φ2 0, साइन 0 0 खत्म हो गया, साइन 90 1 + 0 1, आंसर यही बचा। तो बोलियो बी का आंसर कितना आया, म्यू नॉट ni/2। अब ये आंसर था बेटे, ये जनरल डेरिवेशन हो गया। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि हमारे सिलेबस के अंदर ACL क्यों दिया गया है। अगर मैं MFI कैलकुलेट करता हूँ विदाउट यूजिंग बाय यूजिंग ACL, तो डेरिवेशन 4-5 लाइन में ख़त्म है। और अगर बाय यूजिंग ACL तो लिए जाओ एलिमेंट, करे जाओ इंटीग्रेट जाओ, ठीक है। इसलिए ACL सिलेबस में है। रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर। आ जा बेटे, अब इस फॉर्मूले के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख, सिंपल सा न्यूमेरिकल। कहता है साहब एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ 0.5 मीटर
है ना। रेडियस मुझे 1 सेंटीमीटर दे रखा है, 500 टन से 5 एम्पियर करंट है। कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड होगा। वैसे हम लोगों ने सेंटर के ऊपर कैलकुलेट करी है बेटे, ज़्यादातर एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना, लेकिन आप लोग जानते हो कि कहीं पे भी आर कांस्टेंट होती है। देखो ये जो डेरिवेशन अभी हमने की है, इससे क्या कंक्लूजन आता है कि सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है ना, फील्ड हमसे कहीं पर भी कैलकुलेट करा दे, कहीं पर भी, हर जगह कांस्टेंट होती है बेटे, वो म्यू नॉट एन आई होती है। बेशक से हमने कैलकुलेट इस जगह किया है वो, लेकिन हर जगह कांस्टेंट होती है। यहीं से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था। एक बच्चा बोला सर रेडियस दे रखा है, बेशक से दे रखा हो साहब, कोई लेना देना नहीं है, आइडियल है ना। तो बोलिए बी की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, और इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा एन बाई एल इंटू आई। एन इज द टोटल नंबर ऑफ टन्स। क्या सारे डाटा दे रखे? हाँ सर। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ 500 टन दे रखे हैं 5 एम्पियर करंट के साथ, 0.5 की लेंथ, 0.5 मीटर में है, सब कुछ ऐसा ही के अंदर है। सॉल्व कर दे साहब, सॉल्व करेगा 5 5 से ये सारा गया, इसको 3.14 डालेगा, ठीक है बेटे, तो ये तेरे पास आ जाएगा 6.28 10⁻³ टेस्ला, ये आंसर है। अरे हाँ तो बोल सब कुछ ऐसा ही में था। हाँ बच्चा बोला रेडियस, रेडियस से कोई लेना देना नहीं था, रिलेशन में रेडियस है ही नहीं था, हर जगह कांस्टेंट है, कहीं पे कैलकुलेट करा ले, ठीक है ना। रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर। आ जा बेटे नेक्स्ट देख, बोर्ड का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट तो साहब वही कहता है कि स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, सही ना। स्टेट वो क्या नाम है, डेफिनेशन लिखो और एक्सप्रेशन लिख के आ जाओ, ठीक है साहब। अब जो ये सेकंड पार्ट इसका दे रखा है ना बेटे, आप इसको आराम से पढ़ो, क्वेश्चन को, स्क्रीन को रोको, आराम से पढ़ो। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, आपको एक तो लेंथ काफ़ी है साहब क्वेश्चन की, बच्चा सोचता है यार कितना भयंकर सवाल है, और फिगर इतनी खतरनाक आई थी इसी बोर्ड के अंदर, ये इसके अंदर रेडियस, लेंथ, फलाना ढिमका सब कुछ दिया, और लास्ट में जाके बोलता है कि MFI कैलकुलेट करिए, कहाँ पर, इनसाइड एट द एक्सिस और आउटसाइड द सिस्टम, ठीक है साहब। अब स्क्रीन को रोक के आराम से इसको लिख लो। अब इधर देखो, जब तुम इस फिगर को ध्यान से देखोगे ना बेटे, तो इस फिगर में कर क्या रखा है, 2 सोलेनॉइड हैं, एक सोलेनॉइड तो बाहर दे रखा है ये, ठीक है साहब, जिसके अंदर ये करंट चल करके जाता है, और वो फिगर कंप्यूटर से बनी हुई है, इसलिए थोड़ी सी साफ सुथरी बनी है, भाई खतरनाक हो सकती है। एक सोलेनॉइड इसके अंदर दे रखा है, ठीक है सर, और कर क्या रखा है कि इन दोनों को ये वायर्स एक एंड यहाँ पे वापस जोड़ रखा है। तो कॉमन सेंस कहती है कि जब ये करंट लेकर के गया है तो साहब अब ये करंट बैक आएगा इसके अंदर, तो ये इस हिसाब से आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि साहब ये 2 सोलेनॉइड हैं, अब ये 2 सोलेनॉइड हैं, एक में करंट इस साइड है तो एक में इस साइड है। तो ये कॉमन सेंस कहती है, जैसे ब्लैक वाले के अंदर अगर मैं देखता हूँ ब्लैक के अंदर, तो ब्लैक वाले के अंदर जो फील्ड जनरेट होगी, लेट कर वो इस साइड जनरेट होती है, ये B1 हो गई। तो जो रेड है ना बेटे, वो इस साइड फील्ड जनरेट करता है, वो हो गई B2। करंट पलट गया ना। जब तू डायरेक्शन देखेगा, कर्ल करेगा, तो ब्लैक के हिसाब से देखेगा तो इधर फील्ड जाएगी, तो रेड के हिसाब से देखेगा तो इस साइड आएगी। एक सेकंड पार्ट में तो कहता है आउटसाइड द सिस्टम, तो यहां और यहां तो 0 होगी, हम पहले जानते हैं, बाहर कंसीडर नहीं होती है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का तो आंसर पहले लिख दो बेशक से, सेकंड पार्ट के अंदर तो आंसर 0 है, रह गई अंदर फर्स्ट पार्ट की बात। तो साहब बी नेट अगर देखा जाएगा, बी नेट, तो बड़े में से छोटा घटा तो बड़ा कौन सा है, B1 लेट कर लेता हूं। ये सारा खेल है नंबर ऑफ टर्न्स का, ठीक है ना। तो B1 कितनी हो गई सर, ये हो जाएगा म्यू नॉट N1I माइनस म्यू नॉट ऑफ N2I। करंट सेम है, हाँ, जो कॉमन आता है कॉमन निकाल दे, जो बचेगा वो आंसर है, ये आंसर आएगा साहब। अरे हाँ तो बोले यार, अब क्वेश्चन इतना खतरनाक था, फिगर इतनी खतरनाक थी साहब, लेकिन एक लाइन का आंसर था। जो बच्चा समझ गया कहानी खत्म। बच्चा बोला रेडियस दिया था, सब दिए जा, क्या लेना देना, कुछ नहीं। लेंथ दी थी, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ के अंदर लेंथ आ गई है पहले से ही, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है बेटे। तो ये है कंसेप्ट।
तो बेटे आज की क्लास को हम लोग यहीं रोक देते हैं। इसके ना एनसीईआरटी के अंदर सोलेनॉइड के काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। क्लास की लेंथ काफ़ी हो जाएगी, कल की क्लास में कवर करते हैं। ठीक है बेटे, तो मिलते हैं अगली बार। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।